स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या कवर कर लिया था, क्या कवर किया था, फटाफट बता। टर्मिनोलॉजी, और टर्मिनोलॉजी में और उसके साथ साथ कोर सेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था। तो बता दो भारत में कुल कितने कोर सेक्टर हैं और कौन कौन से हैं। 8 कोर सेक्टर। कौन कौन से हैं? गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, आयरन एंड स्टील और फर्टिलाइजर। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने टर्मिनोलॉजी में क्या क्या चीजें कवर कर ली थी, जैसे बूम के बारे में देख लिया था, टेक ऑफ क्या होता है पढ़ लिया था, और कंज्यूमर डोमिनेटेड मार्केट के बारे में पढ़ा था, रेवेन्यू पढ़ लिया था, पेरिसेबल फूड्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया था, असेट क्या होता है पढ़ लिया था, एमएनसीज के बारे में पढ़ लिया था, और लेआउट के बारे में पढ़ लिया था। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, एग्रीकल्चर देखो, एग्रीकल्चर के बारे में हमें ज्योग्राफी में भी पढ़ना रहता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, और थोड़ा पोर्शन हमारा इकोनॉमिक्स में भी रहता है। इकोनॉमिक्स में वही सेक्शन रहेगा जो हमारे फायदे की रहेगी, लाइक कि हमें यहाँ ये नहीं पढ़ना है कि मिट्टी कैसी होती है, मिट्टी कैसे बनती है, कौन सी फसल लगाई जाती है, ठीक है, फसलों वगैरह के बारे में पढ़ना। हमें यहाँ पढ़ना है जैसे खेती हम कैसे करें कि हमें इकोनॉमिकल हमारा प्रॉफिट हो। ठीक है, हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है तो किससे लें, कौन सी टाइप की खेती होती है, ठीक है, किसानों को फायदा कैसे होगा, एमएसपी क्या होता है? और जो कि बफर स्टॉक क्या होता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन चीजों को संभालती है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। क्लियर? ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जैसे खेतों में फार्मर क्या करते हैं, किसान अनाज लगाते हैं। जब अनाज हो जाता है तो उस अनाज को बेचने के लिए ले जाते हैं। देखो भारत में पहले सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो पॉपुलेशन है, लगभग 60% पॉपुलेशन, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब यहाँ पर जो 80% लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ जीने के लिए खेती करते हैं, जीवन निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह। ठीक है, यानी कि वो खेत में उगाते हैं और उसे साल भर का अपना खाने के लिए उसे जो भी स्टॉक रहता है उसे रख लेते हैं। कॉमर्शियल खेती लोग बहुत कम करते हैं, सिर्फ 20% लोग ही कॉमर्शियल खेती करते हैं, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, इसके पीछे की वजह भी होगी समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले समझते हैं कि जब खेतों में अनाज हो जाता है तो उस अनाज को ये जो 20% लोग हैं वो ले करके जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, जिसे गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं FCI। ठीक है, FCI, क्योंकि जैसे अगर मान लो तुम्हारा घर है, ठीक है, और तुमने खेत में जो है 100 टन क्या उगा दिया, गेहूं। ठीक है, 100 टन गेहूं उगा दिया, तो भाई तुम्हारे पास इतना बड़ा वेयर हाउस तो है नहीं कि तुम उसमें से सारा का सारा जो गेहूं है उसे रख सको और जब अच्छा प्राइस मिले तब उसे बेच सको, ऐसी सुविधा तो तुम्हारे पास है नहीं। तो इसके लिए जो किसान रहते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो FCI के पास चले जाते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। FCI का फुल फॉर्म क्या है? फूड, नाना इसी में थे तुम्हारे, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास बड़ी बड़ी गोदामें रहती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी गोदाम रहती है, और ये लोग किसानों से क्या करते हैं, सारा का सारा माल खरीद लेते हैं। लेकिन जब ये लोग माल खरीदते हैं तो एक पर्टिकुलर प्राइस पर ही खरीदते हैं, जिसे कहा जाता है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और MSP क्या होती है? ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है हर साल कि भाई गेहूं के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना होगा। तो मतलब गेहूं कैसा भी हो, चाहे भारत में सूखा पड़े, चाहे
बारिश हो, गेहूं की पैदावार जैसे भी हो, हम गेहूं को अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि 18 रुपए पर केजी अगर गेहूं खरीदेंगे, तो भाई गेहूं की क्वालिटी कैसी भी हो, सरकार उसे 18 रुपए पर केजी के हिसाब से ही खरीदेगी। इसे हम क्या कहते हैं? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऐसे ही अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग एमएसपी डिसाइड किया जाता है। जैसे गन्ना हो गया, तो गन्ना को केजी से नहीं, क्विंटल से डिसाइड किया जाता है। जैसे कह देगी सरकार कि 600 रुपए केजी नहीं, क्विंटल, 600 रुपए पर क्विंटल, तो एक क्विंटल में 100 केजी होता है। 100 केजी यानी अगर तुम देखोगे तुम्हारा गन्ना कितने रुपए केजी जा रहा है? 6 रुपए केजी जा रहा है। समझ आ रहा है? तो लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कहेगी कि 6 रुपए केजी गन्ना लूंगी या लूंगा। गवर्नमेंट कहेगी हम 600 रुपए पर क्विंटल गन्ना लेंगे, ताकि 600 रुपए ना देखने में सुनने में अच्छा लगता है, 6 रुपए सुनने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस होती है जो है मार्केटिंग करने का। इतना क्लियर हुआ? तो एफसीआई लोग अपने जो ये होते हैं में क्या उगाते हैं? अनाज। अनाज अनाज जो अनाज होता है वो बेचने के लिए किसके पास ले जाते हैं? एफसीआई के पास। एफसीआई क्या प्रोवाइड करता है? एमएसपी। एफसीआई के पास क्यों ले जाते हैं? क्योंकि एफसीआई के पास बड़े बड़े गोडाउन रहते हैं, गोदाम रहते हैं, वेयर हाउसेस रहते हैं, जहां पर एफसीआई इन किसानों से एमएसपी पर उनका माल खरीद लेती है, अनाज खरीद लेती है और उसे स्टोर करके रख लेती है। जब कभी भी भारत में बड़े पैमाने पर चीजों का प्रोडक्शन हो जाता है, जैसे कि मान लो ये 2022 चल रहा है, ठीक है, 2022 चल रहा है। आज के टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं जो रेन है, बारिश है, वो बिल्कुल नहीं हो रही है ना? यूपी, बिहार, झारखंड, इन सब एरिया में बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। अब बारिश नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है इस साल जो राइस होगा, राइस, चावल, चावल की जो पैदावार होगी वो बहुत ही कम होगी, है ना? चावल की पैदावार बहुत कम होगी। और जब चावल की पैदावार कम होगी तो उसकी शॉर्टेज होगी, क्योंकि लोगों का भूख तो खत्म होगा नहीं, लोग खाना तो खाएंगे ही खाएंगे, और उसकी शॉर्टेज होगी। लेकिन 2021 में अगर देखें या 2020 में देखें, ठीक है, तो उस वक्त में अगर अच्छा बारिश हुआ था, चावल की पैदावार अच्छी हुई थी, तो एफसीआई अपने गोदामों में ये चावल को क्या करी है? खरीद करके रख ली है, स्टोर करके रख ली है, और इस स्टोरेज को कहा जाता है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक, समझ में? बफर स्टॉक, ये बफर स्टॉक किस काम आता है? तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब पैदावार अच्छी ना हो, देश में शॉर्टेज हो जाए किसकी? अनाजों की, तब वो अनाज को एफसीआई बाहर निकालती है मार्केट में, ताकि मार्केट में किसी भी अनाज का जो प्राइस है वो बहुत आसमान न छुए, और जो आम लोग हैं उन्हें उनकी जिंदगी पर ज्यादा कोई अफेक्ट ना आए। समझ में आया? तो हमने क्या चीज समझी? एक तो एफसीआई, दूसरा बफर स्टॉक, और तीसरा एमएसपी। क्लियर? ठीक है। एफसीआई का फुल फॉर्म क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एमएसपी का? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और बफर स्टॉक का क्या मतलब होता है? हाँ, स्टॉक में रख लेना, वो क्या कहलाता है? बफर स्टॉक। लेकिन हम अब एफसीआई की कहानी समझते हैं। देखो, एफसीआई में करने वाले काम करने वाले जो भी बाबू लोग होते हैं, बाबू यानी सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, वो इतने बोलते हैं ना कि उन्हें आम पब्लिक से कुछ लेना देना नहीं रहता। अब समझाता हूँ, देखो कैसे। जैसे देखो, एक यहाँ मैं लिखता हूँ एफसीआई, और एक मैं यहाँ लिखता हूँ मार्केट। ठीक है, एक नॉर्मल फार्मर है, किसान है, ठीक है? इसके पास मान लो 100 केजी क्या हुआ? वीट हुआ, और गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया 18 रुपए पर केजी के हिसाब से मैं जो है वीट खरीदूंगा।
ठीक है। तो ये ना जो किसान है ये जाएगा जब एफसीआई के पास, कहेगा कि मेरे पास 100 केजी जो है गेहूं है, आप ले लीजिए। तो एफसीआई वाला क्या कहेगा, हमारे पास जगह नहीं है। जगह अगर रहेगी तो बोरियां नहीं है, बोरियां का भी व्यवस्था अगर किसान कर देगा तो कहेगा कि वो जो है जो लिखा पढ़ी करने वाला वो मास्टर साहब नहीं आए हुए हैं, बाबू नहीं आया हुआ है, ठीक है। कोई न कोई बहाना बना करके ये इस किसान को मजबूर कर देगा कि ये अपना जो गेहूं है वो 18 रुपए केजी पर न बेच करके, यानी एमएसपी, ये क्या था, एमएसपी पर न बेच करके ये मजबूर हो जाएगा। मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, मार्केट में कुछ रहते हैं दलाल, ठीक है, दलाल। ये दलाल लोग क्या करते हैं, इनके गेहूं को 15 रुपए या 14 रुपए या 16 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीद लेते हैं, ठीक है। अब ये 100 केजी किसके पास चला गया, दलालों के पास। अब एफसीआई के जो कर्मचारी रहते हैं, इन दलालों से इनकी मिली भगत रहेगी और ये कहेंगे एक काम करो, तुम मुझे 16 रुपए पर केजी पर बेच दे। तो दलाल ने 1 रुपए का फायदा लेकर के 16 रुपए पर केजी पर किसे बेच दिया, एफसीआई को। और एफसीआई अपने रजिस्टर में क्या चढ़ा देगा, तो मैंने जो है किसान से खरीदा कितने में, 18 रुपए पर केजी में, और 2 रुपए क्योंकि इसने खरीदा तो 16 रुपए में है और चढ़ाया 18 रुपए है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस 2 रुपए है, 2 रुपए पर केजी किसके जेब में चला गया, एफसीआई की जेब में चला गया। समझ में आया? एक तो ये सिचुएशन हो जाती है जिसकी वजह से पूरे देश के जो किसान होते हैं वो एफसीआई के यहाँ जा नहीं पाते हैं, पहली। दूसरी चीज, एफसीआई के यहाँ जब देश में सच में जरूरत पड़ती है ना, कि जैसे कि अभी इस वक्त में अगर देखा जाए तो बारिश हो नहीं रही है, चावल होगा नहीं, और जब चावल की डिमांड बढ़ जाएगी तो ये लोग चावल को निकालेंगे नहीं, ये इंतजार करते हैं कि चावल का रेट आसमान रिकॉर्ड हाई छुए और ये मार्केट में न दे करके ये फिर किसे देंगे, इन्हीं दलालों को देंगे। दलालों को, जैसे मान लो कि अब चावल की प्राइस चलेगी 25 रुपए पर केजी, ठीक है। तो ये लोग क्या कहेंगे, एक काम करो, तुम लोग हमसे ले लो भैया कितना, 24 रुपए पर केजी पे खरीद ले, और तुम मार्केट में जो है 25 या 26 रुपए पर केजी में बेच देना, ठीक है। तो ये एफसीआई वाले डायरेक्टली मार्केट में न उतार करके उसे किसको बेच देते हैं, दलालों को बेच देते हैं, और दलाल फिर वही उसकी होर्डिंग करके उसे और वेट करते हैं, और वेट करके जब मार्केट का भाव और बढ़ जाता है तब उसे निकालते हैं, और इससे आम लोगों का जो जीवन होता है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, ठीक है। ये दूसरी सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन कि हमारे जो गोडाउन्स, जो वेयर हाउसेस है, उनकी हालत इतनी गंदी है कि मैं लिटरली ये चीज फील करता हूँ, क्योंकि मैं भी राशन कार्ड से राशन लेता हूँ, ठीक है। और वो जो गेहूं आता है ना, वो इतना घटिया रहता है, इतना घटिया गेहूं, वो गेहूं अगर हम उनको जानवरों को भी खिलाए ना, वो भी ना खाएं, ठीक है। फिर भी लिटरली उसे धुल करके सुखा करके लोग उसे पिसा पिसा करके खाते हैं, ठीक है। ये मैं लिटरली मैं बता रहा हूँ कि ये होता है ऐसा, और ऐसा ही गेहूं, कभी कभी गेहूं जब मैं लेकर आता हूँ ना, उसके अंदर से ऐसे काला काला ऐसा लगता है ना, पूरा बड़ा बड़ा सा धोखा निकल रहा है एकदम, पूरा गेहूं सड़ चुका है एकदम। और इसकी वजह क्या रहती है, ये कई सालों का जो गेहूं रहता है, ये दिखाई दे रही है नालियां, गेहूं जाकर के नालियों में गिर पड़ रहा है, यहाँ सड़ रहा है, या छत नहीं है तो बारिश में जो कि गेहूं आधा भीग जाता है, ठीक है, चावल भीग जाएगा तो जमने लगेगा, उसके अंदर फफूंदी फंगस लग जाएंगे, और जब ये सब खराब होने लगेगा तब यही चीजों को उठा करके कहाँ भेज दिया जाता है, राशन कार्ड वाले जो राशन बांटने वाला रहता है, कोटेदार, उनके यहाँ दे दिया जाता है। और वही कोटेदार उन चावलों को जो लोग राशन के जरिए छुड़ाते हैं, राशन कार्ड के जरिए 2 रुपए गेहूं 3 रुपए चावल उन्हें देता है, और जो अच्छा माल रहता है वो वही कोटेदार जो रहता है 10 रुपए 15 रुपए पर केजी के हिसाब से लोगों को बेचता है। और मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। और इसे मैंने इसी चीज को लेकर के, जो हमारे यहाँ का राशन कार्ड था, कई बार मेरी लड़ाई हुई। कभी तो पहले वो ना हमको पूरा राशन नहीं देता था, ठीक है, राशन नहीं देता था। कभी जैसे हमारे राशन कार्ड पे 4 लोगों का नाम रहता था, अगर एक पर्सन को 2 केजी मिल रहा है क्या गेहूं, तो 4 पर्सन के हिसाब से 8 केजी गेहूं मिलना चाहिए, ठीक है। तो कुत्ता क्या करता है, कभी कभी 6 ही केजी गेहूं देता, ठीक है, और कहता है कि नहीं नहीं इतना ही मिलेगा। और बोला क्यों इतना मिलेगा, और उस वक्त ऐसी सिचुएशन थी कि चीजें ऑनलाइन नहीं थी। फिर मैंने पता किया भाई ऑनलाइन कैसे पता चलेगा कि कितना मिलता है, ठीक है। तो
ऑनलाइन महाराष्ट्र का जो पोर्टल था मैंने उस पर गया और वहां पर देखा सारा का सारा अपना आरसी डिटेल, राशन कार्ड का नंबर वगैरह डाला, पूरा डिटेल उसमें जब आया और मैं वो ले जा करके उसको दिखाने लगा, देखो इतने पर्सन है, इतना इतना मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री वाला है इतना मिलना चाहिए, तब वो जा करके लाख 30 का देता था। जितनी बार जाता था उससे हमेशा ज्यादा से झगड़ा हो जाता था और इसी चक्कर में उसने सब पता नहीं क्या क्या करवा करके राशन कार्ड से मेरा नाम कटवा दिया। क्या करेगा इंसान। अब राशन कार्ड ऑफिस में जाओ तो वो लोग इतना घुमाएंगे तुम्हें कि तुम पागल हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, तो एक चीज तो मैंने पक्का डिसाइड किया है, जिंदगी में अगर कभी ऐसा मौका आया ना तो मैं छोटे छोटे लेवल पर जाकर के उस चीजों तुम एक एक चीज चेक करो साला, एक एक चीज, क्योंकि यही चीजें हैं जो इंसान की जिंदगी में अफेक्ट करते हैं। भाई लोगों को खाने के लिए जब कुछ मिलेगा ना तभी वो देश के लिए कुछ कर पाएंगे, भूखे पेट भजन नहीं होता है कभी। ठीक है, तो बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर, हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम जिस डिस्ट्रिक्ट में है ना, हमारे उस डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 3 चीजें, एक जो हमारा लोकल हॉस्पिटल है, दूसरा जो राशन का जो ठेकेदार है, राशन जहाँ पर मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और तीसरी चीज जो पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह है। तो 3 चीज यानी क्लीननेस या स्वच्छता की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, सैनिटेशन की, ये 3 चीजें तो हमारे एकदम नजर में होनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हें तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करना है ना तो कम से कम ये 3 चीजों पर तुम्हारी पूरी कमांड हो। लोगों को खाने के लिए अच्छा राशन मिल जाए, और जो है आने जाने वाले जो लोग हैं उन्हें अगर टॉयलेट जाना है या कुछ भी करना है तो वो पब्लिक जो टॉयलेट हो क्लीन होने चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज क्या, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल के सामने जो धंधा होता है ना पूरा, कि हॉस्पिटल में तुम्हें दवा जितना वो लोग लिखते हैं, हॉस्पिटल में आधी दवाई मिलती नहीं है और वो मजबूरन दवा तुम्हें हॉस्पिटल के सामने से लेना पड़ता है। ठीक है, और वो उनकी सांठ-गांठ होती है पूरे के पूरे डॉक्टरों की, कि भाई हाँ कितने डॉक्टर ने कितने पेशेंट को भेजा है। तो 3 चीजों पर तो बहुत कड़ी नजर रखना, अगर जिंदगी में ये एम पूरा हो जाए आईएएस वाला, तो सबसे 3 चीजें, कोई पूछे कि लाइफ का एम क्या है, तो मैं तो हमेशा यही कहूंगा मेरे लाइफ के ये 3 एम है, ये चीज मैंने अचीव कर लिया ना, समझ लो सब अचीव कर लिया, क्योंकि यही 3 चीजें हैं जो मुझे लोगों से जोड़ती हैं। समझा? तो ये थी एफसीआई वाली कहानी, एफसीआई किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब इसके आगे समझते हैं। देखो यही चीज जब मैंने कहा कि पूरा भारत में 80% लोग तो एफसीआई के पास जाते नहीं है, जाते हैं 20%, जिसमें से हरियाणा और पंजाब। ठीक है, यहाँ के जो किसान थे वो लोग किसका फायदा उठाते थे, एमएसपी का। एमएसपी का फायदा कैसे उठा पाते थे, तो उनको ना एफसीआई से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं रहता है। पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा यहाँ के जो किसान हैं वो अपना माल है एफसीआई के पास न ले जा करके, जहां ले जाते हैं उसे कहा जाता था मंडी। मंडी, और मंडी में होते थे रजिस्टर्ड आढ़ती, रजिस्टर्ड आढ़ती, आढ़ती। ठीक है, ये आढ़ती क्या है, दलाल ही होते हैं लेकिन ये रजिस्टर्ड होते हैं, इसमें एफसीआई के जरिए रजिस्टर्ड होते हैं। तो अगर मान लो कि पंजाब या हरियाणा का किसान एफसीआई के पास गया, वहां के बाबू लोग कहे कि हमारे पास गोदाम नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आढ़ती के पास चला जाऊंगा, और आढ़ती भी उसी दाम में खरीदेगा जितने दाम में एफसीआई खरीदेगा। ठीक है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कोई एक आढ़ती तो है नहीं, 10 आढ़ती 20 आढ़ती सब फिक्स है, जिसके पास जो है फैसिलिटी है वो हमारा सामान खरीदो, पैसा दो, हम लोग रिटर्न करते जाएंगे। और यही चीज हो रहा था, जो ये किसान भी लाया था उसमें इन्हीं रजिस्टर्ड आढ़तियों और इस मंडी को खत्म किया जा रहा था, जिसकी वजह थी कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान थे वो मेजरली प्रोटेस्ट पर बैठे हुए थे। समझा? तो पूरे देश में लोग क्या कह रहे थे कि भाई पूरे देश के किसान क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब पूरे देश के किसान एफसीआई में जाते ही नहीं है तो उन्हें क्या लेना देना है इस प्रोटेस्ट से, जिनको फर्क पड़ता है वही करेंगे ना प्रोटेस्ट। समझा है क्या? हाँ, ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब देखो,
अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कुछ संस्थाएं बनाई हुई हैं जो कि खेती को कैसे एडवांस किया जाए। ठीक है, जैसे कोई भारत में कोई फार्मर है, किसान है, तो मैंने बताया ना, लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती करते हैं, यानी वो उतनी ही खेती करते हैं जितना वो साल भर में कंज्यूम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया उनको ना ऐसा स्कीम बताया जाए जिससे ये खेती के साथ साथ थोड़े बिजनेस माइंडेड हो सके। ठीक है, लेकिन अब जाहिर सी बात है, जब बिजनेस की बात आती है तो जरूरत पड़ती है कैपिटल की, पैसों की, है ना, पैसा। तो किसानों के पास तो भाई इतना पैसा होता नहीं है कि वो लार्ज कैपिटल को इन्वेस्ट करे और कुछ बिजनेस जैसा मॉडल कर सके। तो पहले किसानों का अच्छा कैसा बिजनेस मॉडल, तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखो काम करो, तुम लोग जो तुम्हारा एक खेत है, एक खेत में तुम क्या करते हो, खाली एक ही टाइप की फसल लगा दोगे, चाहे गेहूं लगा दोगे, चाहे मक्का लगा दोगे, चाहे जो है धान लगा दोगे, अरहर लगा दोगे, एक ही टाइप के लगाते हो। तो काम करो, इस प्लॉट का इस्तेमाल करो, यहाँ पर तुम एक कर दो गड्ढा, ठीक है, पॉन्ड बना दो और इस पॉन्ड में डाल दो मछली, फिश। ठीक है, ये पॉन्ड जो बना रहे हो, ये पॉन्ड, इसको किस डायरेक्शन में बनाना है, जैसे कि क्योंकि मछलियों के लिए सबसे जरूरी होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, जब पानी में हलचल होगा। पानी में हलचल कैसे होगा, जब तुम्हारे पॉन्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ईस्ट और वेस्ट में होगा, क्योंकि हमने पढ़ा क्या है कि देश पूरे पृथ्वी पर जो हवाएं चलती है वो कैसी चलती है, पूर्वा या पछुआ, है ना, पूर्वा, ईस्टर्ली, वेस्टर्ली। ठीक है, तो अगर ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में तुम्हारा ये पॉन्ड का साइज है, ठीक है, एक्सपांशन है, तो पूर्वा चलेगी तो भी पानी में हलचल होगी, पछुआ चलेगी तो भी पानी में हलचल होगा। लेकिन अगर वही नॉर्थ साउथ बना दोगे तो एरिया कम हो जाएगा और हलचल कम होगी, ऑक्सीजन कम जाएगा, तो मछलियों के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, इसमें कहा मछली कौन सी, तो भाई मछलियां तो कई वैरायटी की आती हैं, उसमें से सबसे जो फेमस होती है झींगा। झींगा, ठीक है, श्रिम्प, झींगा देखा बड़ा वाला, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, जैसे मैं एफसीआई के बारे में तो बता दिया, बड़े बड़े गोदाम होते हैं सब, इसकी स्टोरी। ठीक है, यहाँ पे झींगा वाले के पास देखो, जैसे कहा कि सरकार ने ये तालाब खोद दो थोड़े एरिया में और उसमें ये वाला बड़ा वाला झींगा बो दो, मतलब फार्मिंग कर दो, उसको प्रोड्यूस करो। झींगा प्रोड्यूस जब करोगे तो झींगे की डिमांड बाहर साइड में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और जब ये बड़ा वाला जो झींगा रहता है ना, इसको लेने के लिए गाड़ी खुद आती है। अगर तुम कांटेक्ट कर लोगे कि हाँ मेरे यहाँ से हर महीने तीसरे महीने जो है इतना टन, 1 टन 2 टन जो है झींगा प्रोड्यूस होता है, तो लोग खुद आते हैं गाड़ी लेकर के अपने, और तुम्हारे झींगों को मार करके और वो लेकर तुम्हें पैसा दे करके चले जाते हैं। तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस तुम्हें इसकी फार्मिंग करनी होती है। ठीक है, तो एक चीज हो गया कि तुम यहाँ पर फिश फार्मिंग कर सकते हो। दूसरी चीज कि अब भारत में कैसा है भाई, लोग इतने दुष्ट होते हैं कि तुम्हें बढ़ता हुआ वो देख नहीं सकते हैं, इसलिए तुम्हारे पॉन्ड में कभी कभी कोई जहरीली चीज या जहर वहर डालने का खतरा बना रहता है। इसके लिए साइड में एक और पॉन्ड है जो है तुम बना के रखो। क्यों, ताकि अगर कभी कुछ ऐसा हो तो तुम यहाँ की मछलियों को इसमें ट्रांसफर कर सको छान करके। और एक चीज और कर सकते हो, इसके साइड साइड केले के पेड़ लगा दो, केले के। इससे क्या होगा, केले की जो पेड़ होते हैं ना, उनके स्टेम्स वो पॉइजन्स को बहुत जल्दी सक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर कभी कोई इस पॉन्ड में पॉइजन फेंक देता है तो तुम केले के पेड़ को काट करके इसमें गिरा दो, वो पॉइजन को सक कर लेंगे और मछलियों को दूसरे तालाब में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारी ये सारी की सारी सिस्टमेटिक पॉन्ड और फिशिंग फार्मिंग हो जाएगी। ऊपर से केला रहेगा तो केला भी फरेगा, मतलब फल लगेगा उसमें, उसको भी तुम बेच सकते हो। दूसरी चीज क्या कर सकते हो और इसमें तो यहाँ पर तुम इसके साथ साथ डक जो होता है, बत्तख को भी तुम पाल सकते हो। और बत्तख क्या होते हैं, ये लोग पानी को ज्यादा पसंद करते हैं, तो बत्तख पानी में चला जाएगा और वहां पर नहाएगा धोएगा और वो बीट करेगा। तो बत्तख का जो बीट होता है वो नाइट्रोजन से भरा होता है, और मछलियों के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है, तो उन्हें यहाँ से नाइट्रोजन मिल जाएगा। बत्तख का जो अंडा होता है
वो डिमांड उसका ज्यादा होता है, ठीक है, तो तुम बत्तख के अंडे को बेच सकते हो। बत्तख बत्तख का जो मांस के लिए भी बत्तख का डक का इस्तेमाल होता है, डक को जो है उसके लिए मांस के लिए भी बेच सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ एरिया में है तुम यहाँ पर चारा लगा दो, मतलब कि जो गाय भैंस होते हैं उनके खाने के लिए चारा लगा सकते हो, ताकि यहाँ दूसरे साइड में तुम थोड़ा सा कैटल गाय भैंस वगैरह क्या कर लो, पाल लो, जिससे उनको चारा से उनका पेट भर सको, और गाय भैंस से जो गोबर होता है उसको गोबर से तुम क्या बना सको, मेन्योर बना सको, ठीक है, खाद, ठीक है। मेन्योर बना करके तुम ऑर्गेनिक खेती कर सकते हो, और बाकी जो बचा हुआ एरिया है उसमें जो भी खेती करो उसको ऑर्गेनिक खेती कर सकते हो। अभी मेन्योर वगैरह बनाना मैं आगे समझाऊंगा जब टाइप ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके का क्या है, एक सिस्टमेटिक खेती कैसे किया जा सकता है, सिर्फ अनाज मत उगाओ, अनाज के साथ साथ और भी चीजों को लगाओ। इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव चलाया और कहा गया कि इसके लिए एक संस्था को बनाया जाए जो इसमें लगने वाले पैसे को क्या करे, लोगों को प्रोवाइड कराए, और उसे कहा गया नाबार्ड, ठीक है। उसे क्या कहा गया, नाबार्ड, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नाबार्ड। अब ये नाबार्ड क्या है, वो संस्था है जो आएगी और तुम्हारी सारी की सारी चेकिंग करेगी। जब अपना पहले ना, जैसे कि तुम जब ये पॉन्ड वगैरह सब कर लोगे, झींगा उंगा सब फार्मिंग कर लोगे, तो तुम सारा का सारा एक डिटेल रिपोर्ट बनाओगे, जिसे कहा जाता है डीपीआर, ठीक है, डीपीआर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो सारा का सारा रिपोर्ट ले जा करके तुम किसके पास जाओगे, बैंक के पास। बैंक के पास कहोगे देखो मैंने अपना सारा का सारा इतना इन्वेस्टमेंट किया है और गवर्नमेंट की स्कीम के तहत मुझे लोन चाहिए, मतलब मुझे पैसा चाहिए, जो पैसा मैंने लगाया है वो पैसा मुझे आप दे दो। तो बैंक और रिपोर्ट किसके पास भेजेगा, नाबार्ड के पास, और नाबार्ड वाले लोग आएंगे तुम्हारा सारा का सारा जो डीपीआर है उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, और वो लोग अगर देखेंगे कि हाँ सारा का सारा सिस्टम सही है, तुमने जितना खर्चा किया ऑथेंटिक है, तुमने ये श्रिम्प जो है उसकी खेती करी हुई है, पता है इस श्रिम्प की खेती करने के लिए, झींगे की खेती करने के लिए नाबार्ड 12 लाख रुपए देता है, 12 लाख, ठीक है, 12, हाँ क्या अलग अलग, ये झींगे मतलब कि एक पर्टिकुलर बड़ा वाला जो झींगा आता है उसके प्रोडक्शन के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है, अलग अलग स्टेट में वेरी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। बट क्योंकि अगर सेंट्रलाइज्ड स्कीम है तो सेंट्रलाइज्ड स्कीम के तहत तो मोस्टली चीजें फिक्स्ड रहती है ना। जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाल दी तो ऐसा थोड़ी रहेगा कि महाराष्ट्र के लिए अलग पैसा रहेगा या यूपी के लिए अलग पैसा रहेगा, ठीक है, वो जो है सेम रहता है। के लिए मोस्टली ये झींगों के लिए उतना पैसा देता है, और एक झींगे का, एक बार तुमने जो झींगा लगा मतलब कि फार्मिंग किया ना, तो एक बार झींगे का जो प्रोडक्शन होता है उससे फायदा कम से कम 14-15 लाख का हो जाता है। तो इसमें बहुत झींगे का जो प्रोडक्शन होता है इसमें फायदा बहुत ज्यादा होता है। फिर ये नाबार्ड जब आएगा सारा का सारा चेक कर लेगा, तब नाबार्ड पैसा देगा किसको, बैंक को, और बैंक फिर तुम्हें तुम्हारे अकाउंट में पैसा वो ट्रांसफर कर देगा, और पैसा वापस से वो लोग लेते नहीं, ये लोन नहीं होता है, ये तुमने जो पैसा लगाया है उसी पैसों के लोग रिटर्न करते हैं। लेकिन हाँ तुम्हें सब कुछ करने के लिए पहले सारा का सारा एक डिटेल रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, समझना। डीपीआर, डीपीआर को कहते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद तो ऐसा बता दिया मैंने, क्या नाबार्ड हो गया। हाँ अब जैसे मैंने बताया ये घास के लिए, घास कौन सी घास लगानी है उसमें, फिर नेपियर घास आता है, बड़ी बड़ी घास होती है, इसको लगाओ, अपने गाय भैंस को खिलाओ, उनसे दूध निकालो, दूध के बने प्रोडक्ट बेच सकते हो, ठीक है, चाहे दूध डायरेक्टली, देखो भारत में क्या होता है ना कि लोग क्या करते हैं सीधा दूध निकालते हैं और दूध को ही बेच देते हैं, जबकि अगर वो ये करे दूध निकाले और उसका प्रोडक्ट बना करके
बेचे तो ज्यादा महंगा जाता है ना। जैसे हम दूध लेते हैं 80 रुपए केजी, लेकिन उसी का पनीर कर दो, वो पनीर 150 रुपया 200 रुपया केजी चला जाता है। मक्खन बना दो 400 रुपया केजी चला जाता है। ये सब चीजें लोगों को सिखानी पड़ती है, ठीक है। और इस सब चीजों के लिए क्या चाहिए रहता है, पैसा चाहिए रहता है। दूसरी चीज, भारत में जो मोस्टली एरिया है वहां पर ना लोगों के जो खेतों का साइज है ना वो इतना बड़ा है ही नहीं, उसमें ये सारी तामझाम किया जा सके। इसलिए लोग जो है सिर्फ अपने जीने खाने भर के लिए ही चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर किसी के पास अच्छा खासा खेत है तो उसे इस तरीके से एक बिजनेस माइंडेड तरीके से क्या करनी चाहिए, खेती करनी चाहिए। क्लियर हुआ? अब देखो, गवर्नमेंट ने कहा कि चलो अच्छा ठीक है, पैसे वैसे का तो सारा काम हो गया। अब एक काम करो, लोगों को ना टेक्नोलॉजिकल तरीके से इन्हें और एडवांस करो, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल तरीके से क्या करो, इन्हें और एडवांस करो। तो इसके लिए एक संस्था बनाई गई जिसे कहा गया कापार्ड। कपार्ड कपार्ड क्या था, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, ठीक है। कपार्ड कहेगा कि कपार्ड किसके लिए काम करता है, तो एग्रीकल्चर के लिए काम करता है। एग्रीकल्चर में क्या करता है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी और लोगों को किस तरीके से उन्हें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ किस तरीके से खेती करनी है उसके बारे में कौन जानकारी देता है, कापार्ड देता है। कापार्ड क्या है, लोगों का ग्रुप है जो ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाता है, ठीक है। अब जैसे इसमें अवेयरनेस की बात कैसे करें कि हम देखते हैं जब लोग खेती करते हैं तो खेत में हल चला देंगे, पानी लबालब भर देंगे, बीज डाल देंगे और बीज जैसे उगेगा और उसके साथ साथ अलग तरीके के घास पतवार भी उगने लगते हैं, है ना। तब इंसान की मतलब किसान की सारी मेहनत, पहले वो घास को निकालो, फिर उसको निराओ, उसको थोड़ा सा खुरपा मारो और फिर खाद डालो, फिर से पूरा पानी भरो, तो उसमें खर्चा बहुत अधिक चला जाता है, मेहनत भी अधिक चला जाता है। इसके लिए जो है कि कपाट ने कहा कि लोगों को ना मल्चिंग पेपर का यूज करना चाहिए। मल्चिंग पेपर ये दिखाई दे रहा है, ऐसा पूरा होता है, अपने खेत में इसको बिछा दो, बिछा करके ऐसा मेड़ा टाइप बना करके उसको बिछा दो और उसमें होल कर दो। होल कर दोगे तो देखो जहाँ होल है उस एरिया में तुम कोई भी सब्जी लगा दो। जैसे कि मान लो यहाँ पर देखो सबने लगा दिया है, ठीक है, हाँ इसमें लगा दो। अब जब इसमें से कोई भी, जैसे मान लो मिर्चे का पेड़ है या टमाटर का पेड़ है, तो जब निकलेगा तो इतना ही एरिया कवर करेगा और बाकी सारा एरिया ढका हुआ है, ठीक है। इसके अंदर ही अंदर से पाइप गया रहता है, पतले पतले उस पाइप में छेद होते हैं, ठीक है। जब भी पानी की जरूरत होती है तो पाइप को खोल दो और धीरे धीरे उस जड़ों के पास सीधा सीधा पानी चला जाएगा। जहां पर तुम्हें इस पूरे चीज को भरने के लिए मान लो कि एक एवरेज बता रहा हूँ कि 10 लीटर अगर पानी की जरूरत पड़ रही है तो तुम्हें इस पूरे खेत को भरने के लिए सिर्फ 2 लीटर पानी की ही जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाइप के जरिए जड़ों में थोड़ा थोड़ा जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो चली जाती है और ये सब एरिया खाली रह जाता है। अब क्योंकि ये एरिया सूखा रह जा रहा है तो यहाँ पर सूखे में क्या कोई घास वगैरह पैदा हो पाएगी? नहीं। इनके आसपास का एरिया प्लास्टिक से ढका हुआ है तो क्या यहाँ का एरिया में भी घास वगैरह पैदा होगी? नहीं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, आदमी की मेहनत बच जाएगी, पानी बच जाएगा, खाद बच जाएगा। और ऐसे में जब तुम खेती करोगे, सब्जी लगाओगे, तो ऐसे में तुम्हें ऊपर से स्प्रे करने में, मतलब जो दवाइयां रहती हैं, अगर कीड़े वगैरह लग रहे हैं पत्तों में तो स्प्रे करने में भी आसानी रहेगी। बीच में जगह रहेगा, तुम चल चल के आराम से स्प्रे कर दो और जो भी कीड़े मकोड़े रहेंगे वो मर जाएंगे। और ये जो पेपर रहता है वो एक बार लगाओ तो कम से कम 7-8 4-5 साल तक, तो 4-5 साल तक आराम से चलता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, मल्चिंग पेपर। तो लोगों को क्या करना चाहिए, मल्चिंग पेपर का यूज करके अपने फल सब्जियों को लगाना चाहिए। इससे इनके कितने फायदे हो जाएंगे ये मैंने समझा दिया। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को कौन बताता है, ये कपाड़। ठीक है, कपाड़। ठीक है, कपाड़ कपाड़। अब देखो कोई भी फल सब्जी वगैरह है, अगर उन्हें पता ही नहीं, जैसे कि हमको पता है कि महाराष्ट्र में जो नासिक में अंगूर है, अंगूर ग्रेप्स बहुत फेमस है, वहां पर आसानी से हो जाते हैं। लेकिन मान लो दूर दराज का कोई यूपी बिहार का क्षेत्र है, वहां पर लोगों को पता नहीं है कि भाई नासिक से अंगूर बहुत बड़े पैमाने पर होता है, हम वहां से भी खरीद सकते हैं। ठीक है,
तो इन्हीं सब चीजों के एडवर्टीजमेंट के लिए एक संस्था बनाएगी जिसे कहा जाता है नाफेड। नाफेड नाफेड क्या करता है? फसलों का एडवर्टाइजमेंट करता है, फल सब्जियों का एडवर्टाइजमेंट करता है। समझा है क्या? नाफेड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो फसलों की मार्केटिंग करना किसका काम है? नाफेड का। ठीक है, नाफेड का। इसी तरीके से फसलों में लगने वाले जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उन फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए संस्था को बनाएगी जिसको कहा जाता है इफ्को। इफ्को इफ्को का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। समझ आ गया? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इफ्को। इफ्को क्या करती है? फर्टिलाइजर बनाती है। फर्टिलाइजर बनाती है। अभी तुमने सुना होगा न्यूज में कि इफ्को ने बनाया लिक्विड यूरिया, बनाया लिक्विड यूरिया, है ना? लिक्विड, मैंने बताया था ना कि जहां पर लोग ऐसे झौली में लेकर के 4 किलो 5 किलो यूरिया को छींटते थे खेतों में, अब जो लिक्विड यूरिया है उसे पानी में मिक्स करो और उसे छिड़क दो, वो 1 लीटर में ही तुम्हारा सारा का सारा काम हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये संस्थाएं कुछ समझ में आई? कौन कौन सा? कपाट क्या काम करता है? क्या करता है कपाट? हाँ, टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करना है उनसे इन चीजों के बारे में बताता है। लेकिन समस्या ये है, ये सब संस्थाएं बनी हुई हैं, यूज में कहीं नहीं आती, सब बैठे बैठे पैसा लेते हैं। क्या कभी अपनी जिंदगी में कभी देखा है कि कोई ऐसा इंसान आया हो और बताया हो अरे भाई मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल करो, ये नया टेक्नोलॉजी आया है, इस तरीके से खेती करो? कोई आता है गांव में बताने के लिए? नहीं, सब बैठ के पैसा लेते हैं। समझ रहा है? नाफेड है। क्या कभी ऐसा सुनने को मिला है कि जिस वक्त महाराष्ट्र में प्याज की शॉर्टेज हो गई है, उसी वक्त किसी और स्टेट में प्याज बहुत बड़े पैमाने पर उपलब्ध है और लोग वहां से खरीद ले? ऐसा कभी पता चलता है? क्या ऐसा होता है क्या कि अगर महाराष्ट्र में प्याज की शॉर्टेज है तो पूरे देश में प्याज की शॉर्टेज हो जाएगी? ऐसा तो कभी नहीं होगा। कि अगर हमेशा कैसा होता है कि पूरे स्टेट का अलग अलग फसल मतलब कि प्रोड्यूस होते हैं। कहीं पर प्याज अच्छा खासा हो जाता है, कहीं पर आलू अच्छा हो जाता है। तो जहां पर प्याज हो जाए अच्छा बहुत बड़े पैमाने पर, तो जहां प्याज नहीं है वहां पर पहुंचा दो, जहां आलू है वहां से आलू खरीद के उस स्टेट में ले लो। अगर ये चीजें लोग काम अच्छे से करे अपनाना, तो हर एक चीज बैलेंस रहेगा। कभी भी किसी भी सब्जियों की प्राइस आसमान पर नहीं जाएगी। और ये हम हमेशा देखते हैं, अक्टूबर का महीना जैसे जाएगा प्याज के दाम आसमान पे जाने वाले हैं महाराष्ट्र में। ये हर साल का है। क्यों? क्योंकि ये लोग अपना काम नहीं करते हैं ढंग से। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें समझ में आई क्या? ठीक है। फर्टिलाइजर बनाने की जिम्मेदारी किसकी? किसको की? पैसा देने की जिम्मेदारी किसकी? नाबार्ड की। एडवर्टाइजमेंट की जिम्मेदारी किसकी? यस, मार्केटिंग। अरे किस स्टेट का? नहीं रे, कपाट तो टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड कराता है। नाफेड क्या करता है? मार्केटिंग फेडरेशन ही है ना। हाँ, तो मार्केटिंग करने की जिम्मेदारी नाफेड की है। टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी कपाट की है। फर्टिलाइजर बनाने की जिम्मेदारी इफ्को की है। बैंक पैसा देने की जिम्मेदारी नाबार्ड की है। समझ में आ गया? इतनी चीज क्लियर है? एक और देख लेते हैं। ऐसे ही खेती में कोई भी अगर नई नई चीजें रिसर्च करनी है, जैसे कि हम देखते हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में एक से एक डिजीज निकल रही हैं, खेतों में खड़े खड़े जो फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है। तो फसल क्यों बर्बाद हो रही है, उसके पीछे क्या वजह है, इन सब चीजों की रिसर्च की जिम्मेदारी दी जाती है ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च।
ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर या खेती से रिलेटेड जितने भी रिसर्च की काम है तो किसको दिया जाता है, ICAR। ICAR ये कुछ कुछ संस्थाएं याद रखना, जिसमें से हमने क्या क्या देखा, नाबार्ड, नाबार्ड, दूसरा हमने क्या देखा, कपाट, कपाट, तीसरा हमने क्या देखा, इफको, चौथा हमने क्या देखा, नाफेड, और पांचवा हमें क्या याद रखना है, ICAR। ठीक है। नाबार्ड का काम क्या है, ऐसा देना, कपाट टेक्नोलॉजी को बताना, नाफेड मार्केटिंग, इफको फर्टिलाइजर, और ICAR रिसर्च। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम